हेलो फ्रेंड्स, मैं सी धनीराम शर्मा। आज आपके लिए इस चैनल पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। सी इंटर का पेपर नंबर 2 है, ये 100 मार्क्स का आता है। इसको हम अपने चैनल पे पूरा कवर करेंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, कम सी इंटर का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, यानी कि कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ और उसके अलावा भी जो अदर लॉ है उसको भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। 100 मार्क्स का आता है। पहला जो पार्ट है इसका क्या है, कंपनी लॉ, जो कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। और सेकंड पार्ट है अदर लॉ, जो आएगा 40 मार्क्स का। तो आपके पास टोटल 100 मार्क्स का हो गया। फर्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, जो 60 मार्क्स का आता है, और अदर लॉ जो आता है 40 मार्क्स का। तो कंपनीज एक्ट में क्या कवर हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 से 148 तक इसके अंदर कवर होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कंपनीज एक्ट 2013, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या कंपनी एक्ट 2013 में ही आया, उससे पहले था नहीं क्या ये, या उससे पहले कंपनियां बनती नहीं थी क्या, ये क्या था। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो लिखा हुआ है, ये ठीक बात है कि 2013 में आया, लेकिन इससे पहले भी कंपनियां थी और वो उसके लिए भी एक एक्ट था, उसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, जो कि उसको अमेंड किया गया, इस एक्ट को उसको खत्म करके ये नया एक्ट लाया गया 2013। उसके अंदर काफी कमियां थी जिसको इस एक्ट के अंदर रिप्लेस किया गया, तो इसलिए इस एक्ट का नाम दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वो 1956 के अकॉर्डिंग थी और सारे प्रोविजन उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। अब जो है ये 2013 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमें जो प्रोविजन पढ़ने हैं वो जो इस एक्ट में लिखे हुए हैं 2013 में, वो पढ़ने होंगे। पार्ट 2 में जो आता है अदर लॉ में, उसमें पहला पार्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो ये दोनों आपने सीपीटी के अंदर भी पढ़े होंगे। ये आपने फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़े होंगे, तो इसको तो आपको पहले से ही आता होगा, फिर भी हम आपको इस चैनल पे कवर करते हुए चलेंगे। तो हम बात करते हैं कंपनी लॉ की। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ को। ये कंपनी लॉ हम पूरा इस चैनल के ऊपर कवर करके चलेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भाई कंपनी एक्ट जो 2013 है वो एप्लीकेबल कहां कहां पे होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने सीए फाउंडेशन के अंदर कुछ लॉ पढ़े होंगे, उसमें लिखा होता था दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा इस एक्ट के साथ नहीं है। कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कंपनी कोई खुलती है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब आगे बात आती है कि इस एक्ट के जो प्रोविजन है, यानी कि जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन कुछ लिखा गया होगा, सेक्शन लिखा गया होगा, क्लॉज लिखा होगा, रूल होंगे, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो हमें सबसे पहले भाई आगे सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना हमें कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा या किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जो इस एक्ट के जो प्रोविजन है, इस एक्ट के जो ये एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसके प्रोविजन किस पे लगते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। ये देखो प्रीवियस लॉ इसके अंदर लिखा हुआ है ना, प्रीवियस लॉ का मतलब है कंपनीज एक्ट 1956, या उससे पहले भी जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट की थी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की होंगी, तो वो कंपनियों के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। जो इसके अंदर 2013 के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उनके ऊपर तो ये लग रहा है ये एक्ट, लेकिन जो उससे 2013 से पहले भी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट थी उनके ऊपर भी ये एक्ट सेम लागू होगा, जैसे कि 2013 के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उनके ऊपर लगता है। दूसरी कंपनी आती है इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गई, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गई, ये सारी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जर्नल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उनके ऊपर भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन आगे ध्यान से देखना, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई हमने इंश्योरेंस एक्ट भी बना हुआ है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, कि इंश्योरेंस एक्ट अलग से बनाया गया, उनको उसके अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। तो जब भी दो एक्ट के प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कंपनीज एक्ट ने मान लो कुछ बात कह रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कह रहा है, और इंश्योरेंस एक्ट वो अपने अकॉर्डिंग कह रहा है, तो जब भी दोनों के प्रोविजन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कौन सा प्रिवेल करेगा, इंश्योरेंस एक्ट। यहां पे लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट इन सो फार, यानी कि इसका मतलब होता है कि
कंपनीज एक्ट का प्रोविजन पूरा एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे इंश्योरेंस एक्ट कुछ बात कह रहा होगा और कंपनीज एक्ट कुछ बात कह रहा होगा और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, तो प्रिवेल करेगा इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो पहला आता है कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर 2013 के बाद, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा आता है बैंकिंग कंपनी। हाँ जी, बैंकिंग कंपनी जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी, आईसीआई, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट। जो इनकॉर्पोरेट होंगी वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही जितने भी बैंक है पहले इनकॉर्पोरेट होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, सेम जैसे और कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं वैसे ही, फिर उनका बस काम करने का तरीका अलग हो जाता है। और इसमें भी यही चीज लिखी हुई है, एक्सेप्ट इन सो फार प्रोविजन इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी कि बैंकिंग कंपनियों को चलाने के लिए भी उनका एक एक्ट है, जैसे आरबीआई का एक्ट है और बैंकिंग एसबीआई एक्ट है, इन सब ने अपने अपने एक्ट बने हुए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन का एक्ट बना हुआ है। तो जब दोनों प्रोविजन, इसका मतलब मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूं कि जब दोनों प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कौन सा प्रिवेल करेगा, बैंकिंग जो स्पेसिफिक एक्ट जिसके लिए बना हुआ है। अदरवाइज पूरे जो कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे जो नॉर्मल कंपनी पे एप्लीकेबल होता है वही इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा और बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। जो चौथा पॉइंट आता है, कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली बनाने की कंपनी है, जैसे बीएसईएस हो गई, बीएसईएस जिसका आपके घर के अंदर मीटर भी लगा हुआ है। तो देखो लॉ एक ऐसी चीज है जिसको हमें देखना है कि भाई पढ़ तो हम रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि कंपनीज आपने देखा ही होगा भाई, आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो उसके पीछे लिखा होता है एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो क्या चीज है, यानी कि सब चीज काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई ये किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से ये फॉर्म हुई थी, इसका डायरेक्टर कौन होता है, प्रमोटर कौन होता है। तो वही सब हमें इसको प्रैक्टिकल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी लेके आना है। और सीए के बच्चे तो खासकर, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं अब वो इंटर के बाद ट्रेनिंग करेंगे 3 साल की, तो उसमें तो आपको प्रैक्टिकली ये सारे काम करने ही करने हैं। आपको प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट करना होगा कंपनी को, उसके फॉर्म भरने होंगे, जो एनुअल रिटर्न जाती है, बैलेंस शीट बनती है, सारे काम आपको प्रैक्टिकली करने हैं। तो सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ना, उसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना, कि देखना कि ये प्रोविजन किस तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं या आपके फायदा करते हैं। तो कौन सी कंपनियां हैं, कंपनीज इंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचती है उसके ऊपर भी जनरेट कर रही है या फिर सप्लाई कर रही है। एक दो कंपनियां होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एक होती है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हैं और दूसरी होती है जो सप्लाई करती है, जैसे बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, जो आपके जिसके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, वो जनरेट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये एक्ट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के वाले को भी और जनरेशन करने वाले के। एक्सेप्ट इन सो फार वही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना एक एक्ट है, उसके प्रोविजन अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कौन प्रिवेल करेगा, हाँ जी जल्दी बताओ कौन प्रिवेल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। लेकिन ओवरऑल किसका लगेगा, कंपनीज एक्ट का। और आता है देखो इन्होंने 4 पॉइंट, तो ये जो अभी जब कंपनीज एक्ट बनाया गया उस टाइम जो थे उनको देखते हुए लिख दिया। 5वां पॉइंट इन्होंने ये लिख दिया कि भाई अगर फ्यूचर में भी कोई एक स्पेशल एक्ट कोई बनता है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनेगी वो उसके ऊपर भी रहेगा तो कंपनी लॉ का वो, लेकिन स्पेशल एक्ट कोई बनता है तो उस स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग उनके प्रोविजन अगर इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, बाकी कंपनी एक्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी तक इस प्रोविजन इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि कंपनीज एक्ट कहां पे कितने मार्क्स का आने वाला है, 60 मार्क्स का आने वाला है। कंपनीज एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू भी आएंगे, तो ये भी आ सकता है कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल कहां कहां होता है, तो इसमें लिखना है होल ऑफ इंडिया। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि भाई कंपनी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल कहां कहां, किस किस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने देखा वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, जो करंट ईयर 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी भी, और जो उससे पहले भी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके ऊपर भी लगेंगे। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी बैंकिंग कंपनी, चौथी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और पांचवी अगर कोई स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी बनती है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी बताइए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा वीडियो में? तो अब हम बात करते चलते हैं कि कितने तरीके की कंपनियां होती है, काइंड्स ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कि भाई कितने तरीके से कंपनी बन सकती हैं। तो पहले आता है प्राइवेट कंपनियां और दूसरी आती है पब्लिक कंपनी। तो इन दोनों का नाम तो आपने सुना ही होगा,
क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं तो आपने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ये तो सुना ही होगा, क्योंकि अब देखा जाए तो भाई आपके फादर हो गए, भाई हो गया, मदर हो गए, जॉब करते हैं तो कंपनीज में करते हैं, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, या फिर अपना जिसका अपना बिजनेस है उन्होंने कंपनियां खोली हुई होती हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का नाम तो हर कोई सुन ही लेता है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करके चलेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, और पब्लिक कंपनी क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई हम क्यों पब्लिक कंपनी खोले और क्यों प्राइवेट कंपनी खोले, क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों का। फिर आता है एक नया 1% कंपनी। 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 में ही दिया गया है। उससे पहले जो 1956 में था उसके अंदर ये प्रोविजन नहीं था। मतलब कि ये जो 1% कंपनी जो बनी होंगी, आप जो देखोगे 1% कंपनी, वो 2013 के बाद ही होंगी। ये जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ये तो 2013 से पहले भी हो सकती हैं, लेकिन 1% कंपनी खाली 2013 के बाद ही मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन ही इंडिया के अंदर पहली बार आया 1% कंपनी का। फिर आता है एक चैरिटेबल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो इनको भी हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे अपनी इस जो आने वाली वीडियो के अंदर कि भाई क्या क्या होता है इन सब में। पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। कौन सी कंपनी, डेफिनेशन आज हम डील करने जा रहे हैं इस आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पूरा डेफिनेशन डील करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। कल जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो आपका चैप्टर के अंदर ही है, कि इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किसको फॉर्म भरना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं कल कि किस कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी आपके पास जल्दी से आए और आप देख सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनियां कौन होती हैं? ये तो काट देंगे बीच में। गर्मी बहुत है। हाँ, इसलिए जब मतलब पसीना वसीना आए ना तो चुप हो जाओ, फिर कुछ बोलो मत। अपना पसीना पूछ लो, वो काट देते हैं, एडिट कर देते हैं। बैठ जाओ, आप चले जाओ तो अगर अच्छा अब मैं शुरू कर रहा हूँ, अब चुप हो जाना, ठीक है। मार्कर का भी साउंड मत करना, ये भी आता है बहुत। चले जाओ अगर बाहर जाना है तो कोई दिक्कत। पंखा चल रहा है। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी जो डेफिनेशन दी हुई है वो किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 268। अब जो ये 268 लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या है आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो उनको ये चीजें क्लियर नहीं होती। जो ये 2 लिखा हुआ है जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको बोलते हैं सेक्शन, और जो ये ब्रैकेट के अंदर 68 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लॉज। यानी कि इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन किस में दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब कई जगह आप ये और देखोगे ऐसे लिखा होगा 268, फिर उसके बाद में एक और क्लॉज बना के CBD इस तरीके से लिखे होते हैं। वो क्या होता है? उन्हें बोलते हैं सब क्लॉज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्लॉज C क्लॉज D, इस तरीके से अगर आगे भी मिलता है तो वो होगा। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? जल्दी बोलो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। इसको ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मिनिमम पेड अप कैपिटल? 1 लाख रुपीज। अभी हम बात करेंगे मिनिमम पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? 12th क्लास में आपने अकाउंट्स पढ़ी है, उसके अंदर किया ही होगा पेड अप कैपिटल की एंट्री वगैरह, लेकिन फिर भी हम आपको इस चैनल की में वीडियो के अंदर पूरा कवर करते हुए चलेंगे कि भाई पेड अप कैपिटल क्या है। एक तरीके से हम आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि आपने कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पता। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कंपनीज, प्राइवेट कंपनी की, कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपीज, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। सच हायर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। ये जो वर्ड लिखा होता है ना, एज में बी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो आज के टाइम पे तो इन्होंने ये लिख दिया कि 1 लाख रुपीज। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट को लगता है कि भाई नहीं, प्राइवेट कंपनी की 1 लाख रुपीज तो बहुत कम है, कम से कम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड लिख दिया ना मिनिमम एज में भी प्रिस्क्राइब, तो इसके अंदर वो फिर बिना
सिर्फ जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना बिना पार्लियामेंट में पास कराए उसके पास पावर आ जाती है कि वो इसके अंदर इंक्रीज कर सकती है। अगर ये वर्ड ये नहीं लिखते एज मे बी प्रिस्क्राइब इन फ्यूचर हायर पेड ऑफ कैपिटल, तो फिर अगर इसके अंदर वर्ड 1 लाख चेंज करना था तो उसको फिर पार्लियामेंट के थ्रू जाकर के ही चेंज करना पड़ता, अदरवाइज वो चेंज नहीं कर सकते। और अभी क्या है, अगर इस 1 लाख को अगर मोदी जी चाहें कि इस 1 लाख को 3 लाख रुपए करना चाहिए कि भाई मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 3 लाख होना चाहिए, तो वो तुरंत ही अपनी मर्जी से एमसीए के थ्रू इसको चेंज कर देंगे कि 3 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर यही वर्ड नहीं लिखा होता कि सच हायर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो फिर अगर इस 1 लाख को चेंज करना था तो पार्लियामेंट के थ्रू रेजोल्यूशन पास होता, उसके बाद जाकर के इस 1 लाख को चेंज होता। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या है प्राइवेट कंपनी की? हाँ जी जल्दी बोलो, क्या है? 1 लाख रुपीज। दूसरी क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत बच्चों के क्लियर नहीं हो पाता। कई बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं, 11th 12th में भी, आप 12th में भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी वगैरह की डेफिनेशन पढ़ के आते हो तो वहां पे जो आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, टीचर होते हैं, वो बोल देते हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। एक बार जिसको इश्यू हो गया वो उसी के पास रहेंगे, क्योंकि वो इस चीज को ना ढंग से नहीं पढ़ पाते या समझाना नहीं चाहते। यहां पे क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्ट द राइट लिखा हुआ है, प्रोहाइबिटेड द राइट नहीं लिखा हुआ। प्रोहाइबिटेड का मतलब होता है कि मना किया गया है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये चीज होंगी तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी फ्रीली ट्रांसफर नहीं है। वो जो कंडीशन है उनको फुलफिल करो, आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर। तो कंडीशन क्या है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन ट्रांसफरेबल है। कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है, तो बच्चों क्या होता है यहीं पे उनको डाउट होता है, वो नो लिख देते हैं कि नो ट्रांसफरेबल नहीं है। जबकि असलियत क्या है, ट्रांसफरेबल तो है लेकिन क्या है, रिस्ट्रिक्शन के साथ है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे पब्लिक कंपनी का होता है, लिस्टेड कंपनी का होता है, उनका क्या होता है, शेयर मार्केट में आपने देखा होगा रोज शेयर खरीद रहे बिक रहे हैं, तो वो क्या है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। उसमें हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा मन किया हमने आज खरीद लिया, हमारा मन किया हमने आज बेच दिया। वो चीज यहां पे नहीं है प्राइवेट कंपनी में। वो क्या है, रिस्ट्रिक्ट लगी हुई है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, प्रोहाइबिटेड नहीं है। ट्रांसफर आज भी होते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी होते हैं शेयर ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर मार्केट में प्राइवेट कंपनी के शेयर को आप नहीं खरीद सकते। शेयर मार्केट में कौन से खरीदोगे, पब्लिक कंपनी के शेयर। दूसरा क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 और मिनिमम 2 मेंबर्स। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है भाई, लिखा तो इसमें हुआ है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ये क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि जो मिनिमम मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए वो होने चाहिए 2। अगर 2 से कम मेंबर हैं तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास में 2 जने होने चाहिए और मैक्सिमम 200 जने, यानी कि 200 जने से ऊपर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर नहीं बना सकते। मेंबर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जिनको आप शेयर इशू करते हो। तो वो जने 200 से ऊपर नहीं हो सकते, मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते और मैक्सिमम 200। तो पहली कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, और दूसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम 200। तीसरी क्या है, प्रोहाइबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है, प्रोहाइबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि पब्लिक को नहीं बोल सकते कि भाई पब्लिक ऑफर में, जैसे शेयर मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आप पब्लिक में इशू कर दिए, कोई भी खरीदे कोई भी बेचे, वो नहीं कर सकते। आप प्राइवेटली किसी 1-2 जनों से मिलकर डील करके उससे शेयर खरीद सकते, बेच सकते हैं, लेकिन पब्लिकली टेंडर नहीं निकाल सकते कि मैं इस कंपनी के शेयर इशू करने जा रहा हूं या शेयर मार्केट में इस कंपनी को बेच सकता हूं। तो प्राइवेट कंपनी की क्या कंडीशन हो गई, मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए। दूसरा इसके रिस्ट्रिक्ट है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। तीसरा मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 200, और मिनिमम बताइए कितने होते हैं, 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200। तो यहीं से रटने वाले बच्चे इसको याद भी कर सकते हैं, 2 ही है, एक जगह बस 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाना है, 2 और 200। तो यहां पे हमारी डेफिनेशन खत्म होती है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी का हमने
आज हमने सही मायने में समझा कि भाई प्राइवेट कंपनी कौन होती है, जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के अंदर हुई है, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन के साथ में। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ में? पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए, उसके राइट ट्रांसफर शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफर तो हो सकते हैं लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। वर्ड हमेशा यूज करना कि फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, कभी भी किसी से ये मत बोल देना कि ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। दूसरा होता है इसका मैक्सिमम नंबर 2 से होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं, और प्रोहाइबिटेड है इन्विटेशन टू द पब्लिक। अब बात आती है कि भाई जो मैक्सिमम जो 200 नंबर लिखे हुए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम 200 नंबर, ये काउंट करने का तरीका क्या है, ये भी तो सीखना है ना हमें। भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमें सारे थॉट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि बस हमने रट लिया कि उसमें 3 कंडीशन लिखी हुई हैं, हमने 3 कंडीशन रटी कि मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं और खत्म, हमने पेपर में लिखा 200 और पास हो गए। वो चीज नहीं करनी। हमें ये पता होना चाहिए कि ये 200 मेंबर भी काउंट कैसे करने हैं, और इन 200 मेंबर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा और कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी के लिए मैंने अपनी बुक्स के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। कौन है? जॉइंट होल्डर शैल बी काउंटेड एज अ 1। मतलब क्या हुआ? जॉइंट होल्डर, जैसे मान लो रमेश और श्याम ने दोनों ने मिलकर के एक कंपनी के 10 शेयर खरीदे, तो उन दोनों के जॉइंट ओनर हुए, तो उन दोनों को एक ही मेंबर गिना जाएगा, 2 मेंबर नहीं गिने जाएंगे। तो इस तरीके से कितने मेंबर हो सकते हैं टोटल? 400 मेंबर, 500 मेंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉइंट ओनर में होने चाहिए। उन जॉइंट ओनर जो भी होंगे उनको एक गिना जाएगा और तब जाकर 200 की लिमिट होगी। ये नहीं कि जॉइंट ओनर भी राम और श्याम को हमने 2 गिन लिए और 200 मेंबर काउंट कर रहे हो। तो अब पता चला इसको जब डिटेल में पढ़ा जाता है तो कितने कंसेप्ट निकलते हैं। तो 200 मेंबर में कौन नहीं होगा? जॉइंट होल्डर नहीं होगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय होल्डिंग शेयर, क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय होल्डिंग शेयर। अब देखो एम्प्लॉय होल्ड कैसे कर सकता है शेयर? बात तो ये आती है कि भाई एम्प्लॉय कैसे होल्ड करेगा शेयर। अब मैंने मान लो प्राइवेट कंपनी अपनी खोली है, मैं एम्प्लॉय को क्यों दूंगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी ना बड़ी होती हैं, कई मतलब अच्छी कंपनियां भी होती हैं प्राइवेट कंपनी में भी। उसमें क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में भी या इंटर में, आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। स्टॉक ऑप्शन, इसके अंदर क्या जाता है? एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। तो इस कंडीशन में जाकर के एम्प्लॉय शेयर होल्डर बन जाता है। तो जो एम्प्लॉय के पास में शेयर है उसको भी मेंबर नहीं गिना जाएगा। अब बात आई थी भाई क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि नहीं गिना जाएगा ये तो लिखा ही हुआ है, क्यों नहीं गिना जाएगा? बात आती है यहाँ पे, हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो एम्प्लॉय को इन्होंने काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब एम्प्लॉय को, अगर मान लो किसी कंपनी के पास में 20 एम्प्लॉय हैं, या मान लो किसी कंपनी के पास में 150 एम्प्लॉय हैं, हो जाते हैं भाई 150 एम्प्लॉय कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारी कंपनी में जरूरत है, हमने 150 एम्प्लॉय रखे हुए हैं या 500 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो हमने भाई स्टॉक ऑप्शन निकाला। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं गिने हुए 3-4 एम्प्लॉय को दे दूं और बाकी को ना दूं, फिर तो डिमोटिवेशन आता है। तो जो ऑप्शन जाता है वो सबको, सारे एम्प्लॉय को जाता है, लेकिन शेयर में ऊपर नीचे रहता है। किसी को भाई हम 50 शेयर का ऑप्शन देते हैं, किसी को 2 शेयर का ऑप्शन देते हैं, किसी को 1 शेयर का ऑप्शन देते हैं, लेकिन ऑप्शन जनरली सारे एम्प्लॉय को देते हैं ताकि डिमोटिवेशन ना हो एम्प्लॉय के बीच में। भाई ग्रेड के हिसाब से कम ज्यादा शेयर हम दे सकते हैं। तो अगर इनको भी काउंट करना होता तो सोचो, फिर तो अपने मेंबर, और अगर किसी के 150-200 एम्प्लॉय हैं तो फिर वो तो वहीं पे उससे ऊपर वो कंपनी फिर नहीं रह जाती या स्टॉक ऑप्शन दे ही नहीं पाती। इसलिए इन्होंने एम्प्लॉय को निकाल के रखा है, अलग रखा उन 200 मेंबर में से कि भाई आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दो, उसके अंदर अपने शेयर दो, हम उसको 200 मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। और बी क्या है? पर्सन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट हु इज अ मेंबर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिल continue to be member shall not be counted in the limit of 200। इसका मतलब क्या होता है? मतलब देखो ऊपर क्या लिखा होता है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो उसको तो इन्होंने निकाल दिया। अब 200 मेंबर में से उसको काउंट नहीं किया, लेकिन बात आती है कि किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, तो अब वो एम्प्लॉय तो रहा नहीं उस कंपनी का, अब क्या करें? तो इन्होंने फिर ये जब सिचुएशन आनी शुरू हुई, क्योंकि लोगों को इन्होंने स्टॉक ऑप्शन दिया और फिर एम्प्लॉय को निकाल दिया, नए एम्प्लॉय भर्ती हुए, तो अब ऊपर तक जब क्लॉज ए आया था तब तक फिर उन्हें काउंट करना पड़ा और वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो गए।
तब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तब इन्होंने मतलब ये आया कि भाई जो एम्प्लॉय हैं अगर वो जॉब भी छोड़ देते हैं तब वो एम्प्लॉय तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे 200 मेंबर की लिमिट के अंदर। तो किनको बाहर निकाला गया? एम्प्लॉय जो करंटली एम्प्लॉय है उनको भी, और जो एम्प्लॉय नहीं है यानी कि पहले एक टाइम पे कभी वो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको शेयर इश्यू किए गए और अब वो एम्प्लॉय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, रिटायर हो गए, रिजाइन कर दिया किसी भी सिचुएशन से, वो अब उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको भी इन 200 मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है दूसरी पब्लिक कंपनी की, कि पब्लिक कंपनी कौन है। यहां तक हमने प्राइवेट कंपनी क्लियर हो गया, दूसरा आता है पब्लिक कंपनी। तो इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है बस, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। इतने में इसने डेफिनेशन देके खत्म कर दिया। तो हमें अब इसी चीज को समझना है, लॉ के अंदर क्या लिखते हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टली लिखते हैं, यानी कि छोटा सा लिखेंगे ताकि लोगों को फिर अपना उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो एक्ट के अंदर जो लिखा वो तो बस इतना ही लिखा है कि कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ने जाओगे तो 10 पेज की 20 पेज की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसके अंदर हमें ढंग से पढ़ना होता है, तो हम वही समझाएंगे आपको। पहला क्या लिखा हुआ है? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। दूसरा, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसकी? 5 लाख। प्राइवेट कंपनी में कितनी थी? 1 लाख, और पब्लिक कंपनी में कितनी है? 5 लाख रुपए। यही डिफरेंस है दोनों में, उसको 5 लाख होगी और इसकी उसकी 1 लाख होगी, और पब्लिक कंपनी कितनी है? 5 लाख रुपए, और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूं, वही पब्लिक में भी लगेगा। However, a private company which is a subsidiary of public company shall be deemed to be public company। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो है तो वो प्राइवेट कंपनी, रहेगी प्राइवेट कंपनी, लेकिन इस एक्ट के अंदर मान लेंगे, डीमिंग प्रोविजन है, इसने बोल दिया तो बोल दिया, एक्चुअल में तुम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने मान लिया कि वो भी पब्लिक कंपनी है, काम वो प्राइवेट कंपनी की तरह कर रही है, अपने पीछे नाम प्राइवेट लिमिटेड लगा रही है, लेकिन हम मान लेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनियों को? जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है किनकी? प्राइवेट कंपनी की, उनको हम मान के चलेंगे कि वो भी पब्लिक कंपनी है। तो यहां पे हमारी बात खत्म होती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की क्या चीज है? पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? मिनिमम मेंबर होने चाहिए इसके अंदर 7। हाँ जी। प्राइवेट कंपनी में कितने थे? 2, और इसके अंदर मिनिमम कितने हैं? 7। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिट थी 200 की, इसके अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब यहां पे बात खत्म होती है पब्लिक कंपनी की भी। अब बात आती है स्मॉल कंपनी की, कि स्मॉल कंपनी क्या है। स्मॉल कंपनी, जब कंपनी एक्ट में कई सारी कंपनियां डिफाइन की गई हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऐसी एक नई डेफिनेशन ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में आया था ये कंसेप्ट। 1956 में ये स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट नहीं था। जैसे 1% कंपनी का कंसेप्ट भी 2013 में आया, 1956 में नहीं था, ऐसी स्मॉल कंपनी का जो कंसेप्ट आया 2013 में आया। क्योंकि अब क्या है, ग्लोबली एडवांस हो चुके हैं लोग, तो फिर स्मॉल कंपनी को भी इसके अंदर लेके आया जा रहा है। स्मॉल कंपनी की पहली कंडीशन क्या दी? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी होगी। अब स्मॉल कंपनी होगी कौन होगी? प्राइवेट कंपनी। अब कैसे देखा जाएगा कि भाई कोई कंपनी स्मॉल है या बड़ी है? तो स्मॉल से नाम क्या आ रहा है? छोटी कंपनियां, यानी जिनका टर्नओवर कम होगा, वैसी प्राइवेट कंपनियां जिनका टर्नओवर कम है, पेड अप कैपिटल कम है, उन्हें बोला जाएगा स्मॉल कंपनी। क्या लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी के लिए? स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। हाँ जी, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, प्राइवेट कंपनी बनेगी। अब कौन सी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बनेगी? अब अगर लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो स्मॉल का मतलब क्या हुआ? छोटी कंपनी। तो वो प्राइवेट कंपनी जो छोटी है, छोटी किसमें? कद में नहीं, कद में तो दिखेगी नहीं, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भाई इंसान को जैसे हम देखते हैं, छोटा इंसान, लंबा इंसान, तो वो स्मॉल, बड़ा नहीं। कैसे देखा जाएगा? पैसे वाइज। पैसे वाइज मतलब टर्नओवर किसी का कितना है, पेड अप कैपिटल किसी की कितनी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनका टर्नओवर कम है, जो इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, अभी मैं बताऊंगा कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, उससे टर्नओवर कम है या पेड अप कैपिटल उससे कम है, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी।
अब फायदा क्या होता है भाई, स्मॉल कंपनी बनने का? प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, उसको स्मॉल के नाम से बोल दिया है, बड़ी के नाम से बोल दिया, तो क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ जो स्मॉल कंपनी है ना, लोगों को प्रमोट करने के लिए कि भाई बिजनेस करो अपना, तो मोदी सरकार ये लेके आई कि भाई ठीक है, अच्छे से अच्छा मतलब इनको जो इनके ऊपर हार्डशिप होती है, यानी कि जैसे प्राइवेट कंपनी के कुछ सख्त रूल होंगे, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किए होंगे। कई सारे फॉर्म भरने होते हैं कंपनीज को एनुअली, कई सारे मंथली, एनुअली, ये सारे फॉर्म भरने होते हैं, MGT 7, INC 24, ये सारे, तो वो स्मॉल कंपनी को नहीं भरने होते। सारे ही नहीं भरने होते, कुछ में रिलैक्सेशन दी जाती है, मतलब कुछ प्रोविजन को इनके स्मॉल कंपनी के लिए, छोटे कंपनी है इसलिए इनको ढील दी जाती है। जैसे आपने GST के अंदर भी देखा होगा कि भाई टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो काफी सारी रिलैक्सेशन है, और 1.5 करोड़ से ऊपर है तो काफी सारी मतलब प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट में भी है, स्मॉल कंपनी है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, और अगर आपकी स्मॉल कंपनी नहीं है तो जो मेन बात आएंगी वो आ जाएगी। तो अब स्मॉल कंपनी कौन है अदर देन पब्लिक कंपनी? और पहली कंडीशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज से कम है, ऑन सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। अब देखो यहां पे जो लिख दे रहे हैं, सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, यानी कि हायर अमाउंट भी यहां पे इन्होंने बता के चल दिया कि 10 करोड़ रुपए तक कितना हो सकता है, हायर अमाउंट हो सकता है। कब? जब वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। अभी एक्ट में कितना प्रिस्क्राइब किया गया? 50 लाख रुपीज। अब वो क्या करेंगे, अगर अमेंड करना है इसको, तो मोदी के मूड में आया, मान लो भाई मोदी जी के मूड में आया कि भाई आज 50 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपए तक हमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, तो वो 2 करोड़ रुपए तक तुरंत ही नोटिफिकेशन शाम को आएंगे मन की बात में और बोल देंगे 2 करोड़ रुपए तक हो गई, तो वो 2 करोड़ तक हो जाएगी। या 10 करोड़ तक करना चाहें 10 करोड़ तक हो जाएगा। लेकिन अगर इस 10 करोड़ के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर मान लो मोदी जी का मन कर गया कि भाई हमें करना है 11 करोड़ रुपए, तो फिर कैसे होगा? फिर उसके लिए अकेले मोदी जी के बस की नहीं है, उन्हें पार्लियामेंट के थ्रू इस सेक्शन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये 10 करोड़ से ऊपर की जा सकते हैं। तो क्या है, पेड अप कैपिटल अभी कितना है इन करंट सिचुएशन, इन करंट टाइम में ये दिया हुआ है 50 लाख रुपीज, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने लिमिट दे के चले कि फ्यूचर में हम 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी, जो पार्टी इसमें सत्ता में होगी वो पार्टी अपनी मर्जी से 10 करोड़ रुपए तक करके चलेगी। तो पेड अप कैपिटल कितना लिखे, याद करना एक बार ढंग से, 50 लाख रुपीज। एंड, इस वर्ड को याद रखना, एंड, और नहीं लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ है, यानी कि स्मॉल कंपनी के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो स्मॉल कंपनी है, अदरवाइज प्राइवेट वो नॉर्मल कंपनी हो जाएगी। टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बहुत बनाया होगा, 11th क्लास से बनाते हुए आ रहे हो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपी, और एज में भी प्रिस्क्राइब मोर देन 100 करोड़ रुपीज। तो 2 करोड़ और 100 करोड़ रुपीज क्यों लिखा गया? 2 करोड़ अभी करंट की सिचुएशन के लिए लिखा गया कि करंट में 2 करोड़ रुपए तक स्मॉल कंपनी है, लेकिन इन फ्यूचर में कभी जरूरत हुई, एज में भी प्रिस्क्राइब, इन फ्यूचर में जरूरत हुई तो 100 करोड़ रुपए तक की कंपनी को ये क्या कर सकते हैं, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ला सकते हैं। लेकिन 100 करोड़ रुपए से ऊपर के लाना चाहेंगे तो क्या करना होगा? हाँ जी जल्दी बताओ क्या करना होगा? तो हमें करना होगा, क्या करना होगा बताओ तो सही, पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड करना होगा। हाँ 2 करोड़ 100 करोड़ रुपए से नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो करंट लिमिट क्या हुई? पहली लिमिट पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज, दूसरी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए। तो अभी आपको ये याद रखना है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या हुई भाई, वो कंपनियां जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है। कीजिए
उसको इन्होंने एज की कंपनी कौन सी होती है, चैरिटेबल कंपनी, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कौन चैरिटेबल, तो एज के अंदर आता है। और जो डोनेशन बची फिर हम बात करें आपके कैसे होती है।